नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में हम भारत के विभिन्न सांविधिक, वैधानिक एवं अन्य प्रकार के आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग की। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो एक परीक्षा रिक्रूट कराती है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनका सिलेक्शन होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि निकाय कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी है, जो विभिन्न टॉपिक्स हैं हम उन्हीं पे बात करेंगे। इसका परिचय क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी संरचना कैसी है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, नियुक्ति कौन करता है इनकी, और त्यागपत्र किसे देते हैं, हटाया कैसे जाता है, किस विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है संविधान में, इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात किनके कार्य क्या होता है, जिन कार्यों से आप पहले से भी विदित हैं। अन्य जो प्रावधान होंगे उनसे संबंधित संघ लोक सेवा आयोग से हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि ये आयोग है क्या, कब से बनाया गया। तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक सुधार आया था 1919 में। उसी सुधार में इस केंद्रीय भर्ती एजेंसी की बात की गई थी और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया था। पहले ही जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में आए तो उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को भी इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में घुसेड़ने का प्रयास किया, जिससे भारतीयों को ये लगे कि वो भी इस व्यवस्था में सम्मिलित हैं और कटे हुए नहीं हैं और वो फिर से रिवोल्ट ना कर पाए जैसा 1857 में किया गया था। थोड़ी सी बात कर ली हमने। अब हम ये देखेंगे कि 1919 के जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि यहां से इसकी नींव पड़ी थी। तो 1923 में क्या होता है, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर, एक यहां पे कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन के ली क्या नाम था उनका, ली यंगर करके थे, बड़ा सा नाम है उनका, तो लास्ट में ली आयोग, तो उनके नाम को सिर्फ ली आयोग बोला गया है। तो ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1923 को, मोंटेगू चेम्सफोर्ड आया था 1919 में, तो उसी टाइम पे ये 1 अक्टूबर 1923 को संघी, उसको क्या बोल रहे थे, जब ये बना था निकाय तो इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग बोला जाता था। तो ये डेट आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी दिन हमारा संघ लोक सेवा आयोग दिवस भी मनाया जाता है। जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो जरूर पता होगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग जब ये बना था। अब ये जैसे चेंज, अभी तक हम गुलाम थे उस टाइम पे, तो जो उन्होंने नाम रखा था वही नाम यहां तक चला आ रहा था। फिर क्या होता है, जब आगे नए कानूनों की श्रृंखला आती है और जो हमारे संविधान के लिए मूल है, मतलब हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या करते हैं कि 1937 को 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। इसका सिर्फ नाम चेंज किया जाएगा। स्थापना आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्थापना कब की गई थी। ये डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे भी अब तो ये सिलेबस में अलग से जुड़ ही गया है आयोग, तो पूछा जा सकता है। तो 1 अक्टूबर 1923 को। अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम बदल दिया गया और इसको बोला जाने लगा उस दिन से संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक, आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1937 में से संघीय लोक सेवा आयोग बोला गया। और फिर जब हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, हमारा नया कानून बनता है और गणतंत्र दिवस मनाया, जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, उस दिन की डेट से क्या होता है, मतलब 26 जनवरी 1950 से इसे नया नाम दे दिया जाता है, जो अभी तक चला हुआ आया है, जो आपको पता भी है कि इसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 26 जनवरी 1950। तो इस दिन से इसे बोला जाने लगा संघ लोक सेवा आयोग। तो ये तीनों नाम हैं इनके, ये जरूर आप नोट डाउन कर लें, लिख लें, क्योंकि याद करने वाले हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई कि इसका नाम कहां से आया,
कब कब बनाया गया। अब क्या हुआ है कि जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी चीजें अंग्रेजी शासन के टाइम से ही चली आ रही हैं, तो वैसे ही हमारा संघ लोक सेवा आयोग भी है। बहुत सारी चीजें जब नए भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई, परंतु जिन व्यवस्थाओं को समाप्त नहीं किया गया था उसी व्यवस्था में कि संघ लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवक थे, जो लोक सेवक थे उस टाइम के थे, जो उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे आजादी से पहले, मतलब अंग्रेजों के शासन में, वही प्रिविलेजेस बाद में भी मिले हुए थे जब भारत से देश आजाद हो गया, उनकी यथास्थिति को बरकरार रखा गया। तो ये चीजें आपने नोट डाउन कर ली। अब हम इसका देखते हैं कि संविधान में क्या स्थिति है इसकी। तो संविधान के भाग 14 में इसके बारे में बात की गई है। भाग 14 में 315 अनुच्छेद से लेकर 323 अनुच्छेद तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है और बताया गया है। तो ये भी आप इसका पार्ट नोट कर लीजिए कि भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनके इन आर्टिकलों के बारे में भी देख लेते हैं कि इन आर्टिकलों में क्या लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है 315, आप ये नोट करते चलिए 315 आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है किस आर्टिकल में किसके बारे में लिखा हुआ है, या फिर हटाया जाएगा, त्यागपत्र किसे देंगे, इसके बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो 315वें अनुच्छेद में अब ये जो निकाय है ये संघ एवं राज्य दोनों में है, संघ एवं राज्य दोनों में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। 315 अनुच्छेद में यह बताया गया है कि एक लोक सेवा आयोग है जो संघ में भी कार्य करेगा और राज्य में भी कार्य करेगा। अब जो इसका आर्टिकल 316 है उसमें बताया गया है सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में बात की गई है। कि कितने मेंबर होंगे, नंबर कौन डिसाइड करेगा, या फिर कुछ नंबर दिया गया, तो नंबर के बारे में तो बात नहीं की गई। ये राष्ट्रपति के विवेक पे है कि राष्ट्रपति इसमें कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, सदस्य नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो ये सब हम जब कार्यकाल देखेंगे तो समझेंगे कि कितने समय का टेन्योर फिक्स किया गया, ये सब बात देखेंगे, पर अभी आप सिर्फ अनुच्छेद में समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। 317 में बताया गया है, जो 317 है इसमें बताया गया है कि इन को हटाया कैसे जाएगा। इनको हटाया कैसे जाएगा, या फिर ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे और हटाया, और इनको हटाएगा तो हटाएगा कौन। 318 में सेवा शर्तों बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया। सेवा शर्त बनाने की शक्ति, सेवा शर्तों की बात तो यहां पे कर ली गई है, पर 318 में यह बताया गया है कि सेवा शर्त कि शक्ति किसके पास होगी, कौन इनके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा। जो पावर संसद के पास है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो सेवा शर्तों से संबंधित शक्ति, ये तो हो गई अनुच्छेद 318 की बात। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 319, 320, 321 और 322, 23 में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 319 अनुच्छेद में इनके पुनः नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि क्या ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे ये पुनः नियुक्ति के पात्र सामान्य अवस्थाओं में नहीं होते हैं। अब वो किस प्रकार से पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे हम इसके बारे में देखेंगे फिर। तो अनुच्छेद 319 में लिखा गया है पुनः नियुक्ति के बारे में इनके बात की गई, जो उसके अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे वो पुनः नियुक्त होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों की जो मुख्य बात है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। कि लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे, जिसके लिए ये आयोग मेनली बनाया गया है। तो ये हो गया 320।
321 अनुच्छेद में बताया गया है कि कार्य को विस्तारित, अब इनको कार्य जो दिए गए हैं, जो मूल कार्य दिए गए हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है कि अन्य कार्य जो राष्ट्रपति प्रदान करेगा अन्य आयोगों को, तो यहां पर जो मेन कार्य इनको दिए गए हैं उन कार्यों के अलावा और जो कार्य दिए जाएंगे तो उनको विस्तारित करने की शक्ति किसके पास होगी? कार्य विस्तारित करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। तीन 322 में बताया गया है इनके खर्चों के बारे में, या फिर जो इन्हें अनुदान प्राप्त होगा तो वो कहां से दिया जाएगा। इनके खर्च के बारे में बताया गया है कि इनको खर्च जो दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा। इनकी व्यवस्था, जो वित्तीय व्यवस्था है, उसके बारे में बात की गई है 322 अनुच्छेद में। और सबसे आखिरी आर्टिकल है अनुच्छेद 323। तो इसके बाद इसमें यह लिखा गया है कि जैसे प्रत्येक आयोग का कार्य होता है प्रतिवेदन देना, तो ये अपना प्रतिवेदन किसे प्रदान करेंगे, वो राष्ट्रपति उसका किस तरह से यूज करेंगे, इसके बारे में बात की गई है। तो ये प्रतिवेदन देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने इससे संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में बात की कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम ये देखेंगे, अब थोड़ा सा हम इसका परिचय समझ लेते हैं, कौन अध्यक्ष वगैरह थे, इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसका मुख्यालय जो है संघ लोक सेवा आयोग का, आपको पता भी होगा कुछ लोगों को कि संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, इसे धौलपुरा हाउस कहते हैं। धौलपुरा हाउस से पूरे देश का शासन व्यवस्था चलती है और नए अधिकारियों को भी रिक्रूट किया जाता है। तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। रायसीना हिल्स है, वहीं पर के आसपास ही ये एरिया है और वहां पर ये धौलपुरा हाउस है। रायसीना हिल्स मतलब जहां पर हमारे मंत्रालय वगैरह बने हुए हैं, वहीं पर इसका भी ऑफिस है, धौलपुरा हाउस। धौलपुरा हाउस, नई दिल्ली, यहां पर ये इसका ऑफिस है। इसके प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ था, तो इसके प्रथम अध्यक्ष सर रोज बेकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फर्स्ट अध्यक्ष सर रोज बेकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बेथ्यू। प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है। रोज मिलियन बेथ्यू। रोज विलियन वेथ्यू। इसमें क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम पे बनाई गई बॉडी है, तो इसमें ये जो अध्यक्ष थे प्रथम, तो ये कौन से अध्यक्ष थे? ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एच.के. कृपालिनी करके जो इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वो एच.के. कृपालिनी थे, जो 1947 के बाद बनाए गए थे प्रथम भारतीय अध्यक्ष। तो इसके प्रथम अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष है। और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे तो प्रदीप कुमार जोशी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब इसके पहले अरविंद सक्सेना थे, जिनका टाइम पीरियड समाप्त हो गया और अभी ये 2022 तक के लिए प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। धौलपुरा हाउस में इनका मुख्यालय है। तो इस प्रकार हमने इसके अध्यक्षों के बारे में जाना। अब हम ये जानेंगे, आर्टिकल भी देख लिया हमने, अब हम ये देखते हैं कि इनका समय कितना होता है, इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इनकी सदस्य संख्या के बारे में कोई बात नहीं की गई है, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, इसको राष्ट्रपति की विवेक पे छोड़ा गया है। तो इसमें अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम पे क्या होता है, अभी 9 से 11 सदस्य होते हैं। बढ़ भी सकती है संख्या, कोई विशेष संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। 9 से 11 सदस्य टोटल मेंबर्स
होते हैं। अब जो आहर्ताओं के बारे में है कि इनकी योग्यता क्या होती है, तो योग्यता के बारे में योग्यता के बारे में बताया नहीं है कि डिटेल से कि योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इनके लिए। पर क्या है, इसमें एक विशेष बात यह है कि इनको कम से कम 10 वर्ष तक राज्य में या फिर केंद्र में, राज्य का सेवक या फिर केंद्र का सेवक रहना होना आवश्यक है। राज्य सरकार में 10 वर्ष का अनुभव हो या केंद्र सरकार में। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो तो उन्हें इनके सदस्य और अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये सदस्य संख्या के बारे में, सदस्य संख्या ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या 9 और 11 फिक्स है, तो ऐसा नहीं है। सदस्य संख्या बाद में चेंज भी की जा सकती है क्योंकि ये राष्ट्रपति के विवेक पर होता है। अब इनका जो कार्यकाल होता है उसके बारे में बात करते हैं कि कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इसके बारे में पहले बात कर ली है कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाने पर इन्हें जो है तो इनके पद से हटाया जा सकता है। तो जो भी ये लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है कि उम्र पहले हो जाने पर वो हटा दिया जाता है या फिर इनका टाइम पीरियड। जब राज्य सेवा आयोग की बात करेंगे तो इसमें इसकी उम्र को क्या कर दिया जाता है, इसकी उम्र को कम कर दिया जाता है और इसको 62 वर्ष बना दिया गया है। अब क्या किया जाता है कि इनके सदस्यों के जो इनको भी कार्य करने की जिस प्रकार निर्वाचन आयोग को छूट होती है उसी तरह इनके सदस्यों को भी छूट प्रदान की गई है और किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन इसमें नहीं किया जाता है। जिस वेतनमान में जिस टाइम के लिए इनको नियुक्त किया गया है उस वेतनमान और उस टाइम तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। इनको चेंजेस, लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। इनकी टाइम को बढ़ाया जा सकता है या फिर इनके वेतन को बढ़ाया जा सकता है, पर कम नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो लाभकारी परिवर्तन होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। हम पुनः नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं कि इनकी पुनः नियुक्ति होती है कि नहीं होती है। जो हर आयोग में ये बात निकल कर आती है तो ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं कि नहीं होते हैं। हम राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। तो पुनः नियुक्ति में एक अध्यक्ष होंगे और जो अन्य सदस्य हैं उनका देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो ठीक है, तो जो अगर कोई व्यक्ति अगर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन गया तो अब वह पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा किसी भी पद पर, चाहे वो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष क्यों ना, तो पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही राज्य या केंद्र में किसी अन्य नियोजन में लगाया जाएगा। केंद्र या राज्य दोनों सरकारों में किसी अन्य नियोजन का पात्र भी नहीं होगा कि कोई अन्य पोस्ट इसको दे दी जाए, ऐसा भी कभी नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर जो अध्यक्ष बन जाएगा उसके पुनः नियुक्ति नहीं होगी, सदस्य की पुनः नियुक्ति होगी। पर सदस्य है अगर कोई तो उसे अगली बार सदस्य नहीं बनाया जाएगा। सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है। सदस्य के लिए 2 कंडीशन दी गई हैं। सदस्य या तो अध्यक्ष बनेगा, सदस्य सिर्फ अध्यक्ष बन सकता है, वो भी किसका अध्यक्ष बनेगा, या तो वो यूपीएससी का बनेगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का या संघ लोक सेवा आयोग का, या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का वह अध्यक्ष बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सदस्य फिर से संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाए, तो ना सदस्य पुनः नियुक्त किया जाएगा ना अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया जाएगा। सदस्य में एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर कोई व्यक्ति सदस्य है, उन्हें 11 लोगों में से 9 लोगों में से, तो उसे फिर से यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर राज्य किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हम राज्य के भी अध्यक्ष और सदस्यों के पुनः नियुक्ति के बारे में जब उस वहां बात करेंगे तो बात कर लेंगे। पर आप ये समझ लीजिए कि जो राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो एक सदस्य, जो पुराना सदस्य है वो बनाया जा सकता है, पर अगर अध्यक्ष बनने के बाद वो किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। और ये सदस्य भी फिर सिर्फ लोक सेवा आयोग में ही सेवा दे सकते हैं, अन्यत्र कहीं पर ये लोक नियोजन के जो पात्र होते हैं किसी भी और जगह नियोजन के पात्र ये लोग नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार हमने इनकी नियुक्ति की और पुनः नियुक्ति के बारे में बात की। इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
और क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति इनके लिए विशेष प्रकार के प्रावधान भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति के कुछ अधिकार क्षेत्रों में कुछ अन्य चीजों को भी जोड़ा गया है। अब इनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है तो इनका कार्य क्या होता है, जिसके लिए आयोग बनाया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि ये एक भर्ती निकाय है, परीक्षाएं कराने का कार्य करता है। ये अधिकारी वर्गों के परीक्षा कराने का कार्य करता है जो केंद्रीय सेवाओं में होती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश की सेवाओं के लिए भी ये भर्ती कराने का कार्य करते हैं। जब यूपीएससी के पेपर है उसमें पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, वहां की भी जो सेवाएं हैं, चाहे वहां के एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएं हो, चाहे पुलिस सेवाएं हो, तो वहां के लिए भी अखिल भारतीय सेवा परीक्षा संस्थान मतलब संघ लोक सेवा आयोग ही परीक्षा लेने का कार्य उनके द्वारा ही किया जाता है, केंद्रीय वालों के लिए भी और केंद्रीय विषयों के लिए भी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी। इस प्रकार ए एवं बी ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में, उनकी परीक्षाओं को कराने का भी अधिकार इन्हीं के पास होता है। और एक दो अधिकार और होते हैं जो महत्वपूर्ण कार्य है, बाकी अन्य कार्य भी हैं, उनके बारे में छोटे छोटे कार्य हैं तो आप समझ लीजिएगा, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब दो कार्य जो महत्वपूर्ण है तो उसमें क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक राज्य अगर ये इससे अनुमति करें, अनुरोध करें कि हमें किसी दो या दो से अधिक राज्य, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आयोग के अध्यक्ष या फिर राजस्थान वाले तीनों मिलकर ये बोलते हैं कि हमें एक विशेष आहर्ता वाले अधिकारी की, विशेष बुद्धिमत्ता वाले अधिकारी की आवश्यकता है, तो आप एक परीक्षा कंडक्ट कराइए। तो ये इसका भी कार्य करेगा, किसी दो या दो से अधिक राज्यों के कहने पर संयुक्त परीक्षा का आयोजन ये कराते हैं, संयुक्त परीक्षा का आयोजन। दो या दो से अधिक राज्यों पे कहने पर यह सलाहकारी निकाय है, केंद्रीय सरकार को सलाह तो देता ही है। इसके साथ साथ क्या कार्य है इसका कि अगर कोई राज्य की सरकार है और राज्य का राज्यपाल इससे अनुरोध करेगा तो ये किससे परमिशन लेगा, ये जो केंद्रीय सरकार है, राज्य की सरकार है, उसके बिहाफ में जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल के अनुरोध पर, यह बात आप जरूर समझिए कि राज्यपाल पहले अनुरोध करेंगे यूपीएससी से। अब यूपीएससी क्या करेगा, राज्यपाल के अनुरोध पर राज्यपाल अनुरोध करेंगे यूपीएससी से, और यूपीएससी किससे परमिशन लेगा, राष्ट्रपति से। जब राष्ट्रपति इन्हें परमिशन देंगे या फिर राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे कि हां आप इस आयोग को या फिर इस राज्य के राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं, तो फिर यह आयोग विभिन्न मसलों पर राज्य को भी सलाह या फिर वहां के राज्यपाल को सलाह प्रदान करेगा। अनुरोध राज्यपाल का होगा और सिफारिश कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इस प्रकार इसके तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, अन्य कार्य भी होते हैं पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और कार्यों से क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि अगर कोई भी लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है पूरे देश में कहीं पे भी, तो उसके अधिकारों का संरक्षण करने का कार्य भी लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है, अगर किसी को कहीं पे कार्य कर रहा है किसी राज्य में या फिर केंद्र के अंतर्गत ही कोई लोक सेवक, उसके द्वारा कोई अनुशासनहीन कार्य किया जाता है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। और कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार लोक सेवा आयोग के पास ही होता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार लोक सेवा आयोग के पास होता है। अब इसके संबंधित कुछ अन्य प्रावधान हैं जो महत्वपूर्ण हैं और इसकी कुछ सीमाएं हैं, जहां पर जैसे अभी हमारे यहां थोड़ा विवाद भी हो गया है क्योंकि उन्होंने आरक्षण प्रोवाइड कर दिया है कुछ एमपीपीएससी में, तो उसी बारे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आप अन्य प्रावधान देखते हैं कि क्या इसके अन्य प्रावधान होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। ये जो प्रतिवेदन होगा राष्ट्रपति को देंगे और इसमें जो सुझाव होंगे तो उसको माना जाता है। और अगर राष्ट्रपति किसी सुझाव को नहीं मानते हैं, पहली बात तो प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखा जाता है, और अगर राष्ट्रपति किसी सुझाव को नहीं मानते हैं तो क्या करना पड़ता है, उन्हें राष्ट्रपति को इसका या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसको इसका कारण बताना पड़ता है संसद को। सलाहकारी तो है, बाध्य नहीं है मानने के लिए, पर इनको कारण बताना पड़ता है। और जिन कार्यों को नहीं माना गया है उन कार्यों को केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति होती है उनके पास भेजा जाता है और उसके माध्यम से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाता है। इसकी सलाह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए या फिर केंद्रीय सरकार के लिए सलाहकारी किस्म की होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। पर कोई स्वतंत्र विभाग है, अगर कोई स्वतंत्र मंत्रालय है, आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय होते हैं या फिर केंद्रीय विभाग है कोई,
तो वो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको मना नहीं कर सकते हैं, सीधे निरस्त नहीं कर सकते हैं, उनके पास ये पावर नहीं होती है। ये पावर सिर्फ केंद्र की सरकार की जो कैबिनेट होती है उनके पास होती है। कोई स्वतंत्र विभाग इसके सिफारिशों को मना नहीं कर सकता है। और क्या विशेष अधिकार हैं? संसद को अधिकार प्राप्त होएगा, जैसे हमने बात की थी कि इसके अधिकार क्षेत्रों को अगर बढ़ाया जाएगा। अधिकार क्षेत्र कैसे बढ़ाएंगे? अगर किसी मंत्रिमंडल या फिर किसी प्राधिकरण, कोई ऐसी बॉडी बनाई गई है तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर कोई विशेष अधिकार, कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है तो क्या करेंगे? वो पावर इन्हीं के पास है, संसद के पास, जो यूपीएससी को प्रोवाइड की जाएगी और यूपीएससी उस प्राधिकरण का कार्य भी करेगा। तो मतलब संसद के पास इसके अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करने की शक्ति प्राप्त है, कार्य विस्तारित कर सकती है संसद। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति क्या इसके कार्य के मतलब विस्तारित कर सकते हैं, पावर को विस्तारित कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास एक पैरेलल पावर होती है इनके एरिया में ही। ये क्या करते हैं? इनके अधिकारों को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? इनके जो अधिकार क्षेत्र है, जो संघ लोक सेवा आयोग का अधिकार क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति कोई नया नियम खुद से फॉर्म कर सकते हैं बिना संघ लोक सेवा आयोग से पूछे। पर क्या करेंगे? उस नियम को या फिर उस नियमन को 14 दिन के अंदर, कम से कम 14 दिन के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है और संसद उसे निरस्त कर सकती है, संशोधित कर सकती है या फिर पास कर सकती है। पर राष्ट्रपति एक प्रकार का नियमन मतलब पैरेलल पावर राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ऐसे संबंधित जो अन्य प्रावधान है उसमें हम देख लेते हैं। एक बात है, हाँ एक बात छूट रही है कि प्रशिक्षण की बात करते हैं। जो प्रशिक्षण है इनका, कैडर की नियुक्ति है, कैडर का प्रबंधन है। जैसा यूपीएससी जो क्लियर करते हैं उनको फिर कैडर आवंटित किए जाते हैं, तो कैडर के आवंटन से इनका कोई संबंध नहीं है, प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। प्रशिक्षण जो होता है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब मसूरी में, वहां पर इनका कोई संबंध नहीं यूपीएससी का। उसके लिए कार्मिक आयोग बनाया गया है, कार्मिक प्रशिक्षण आयोग भारत सरकार के पास है, विभाग वो अलग से, तो वो उसका कार्य देखता है। और एक जो अन्य प्रावधान जिसपे कंफ्लिक्ट हुआ है, जिनकी सीमाएं, इसकी सीमाएं हैं, जो आयोग की जो सीमाएं हैं, तो आयोग क्या करेगा? पहली बात तो आप ये समझिए कि जो सी एवं डी ग्रेड की जो पोस्ट होंगी तो उसमें आयोग के पास कोई पावर नहीं है। जो संविदा पे पोस्ट निकाली जाती हैं उनमें आयोग के पास कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता आयोग। और आरक्षण संबंधी विषय होंगे जिसपे अभी कंफ्लिक्ट हुआ है, ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था या फिर किसी अन्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है तो संघ लोक सेवा आयोग का इसका कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकता है कि किसे कितना प्रतिशत आरक्षण देना है, और ना ही ये सरकार को सलाह भी दे सकता है। इसके लिए हमने पहले बात की हुई है कि जो इससे संबंधित, इन मामलों से संबंधित, जातियों से संबंधित जो आयोग होंगे वही सिफारिश करेंगे, वही इनको शक्ति प्रदान करेंगे राज्यपाल के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कि कितना आरक्षण दिया जाए। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको समझना इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार हमने यूपीएससी के कार्यों को जाना, संरचना को समझा, संवैधानिक स्थिति को देखा। अब आगे हम बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।